थर्ड बैच ऑफ सप्लीमेंट्री डिमांड्स फॉर ग्रांट्स 2016-17 पे लगभग माननीय 20 सदस्यों ने चर्चा की और मैं सभी का आभार प्रकट करना चाहता हूं। यद्यपि खड़गे साहब ने चर्चा में भाग नहीं लिया, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा किया है, इसलिए इनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं। सबसे पहले चर्चा की जो शुरुआत की वेणुगोपाल जी ने की, मैं ये बताना चाहता हूं कि सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स जब खर्चा हो जाता है, गवर्नमेंट डिसीजन ले लेती है, अप्रूव हो जाता है, तो ये हर सरकार लेके आती रही है और हम कोई नया काम नहीं कर रहे हैं। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी है जो हम निभा रहे हैं। इस सप्लीमेंट्री डिमांड ऑफ ग्रांट्स में जो मेजर पोर्शन है उसका थोड़ा जिक्र करूंगा और फिर 100 सदस्यों ने चर्चा उठाई उसका थोड़ा जवाब देना चाहूंगा। एडिशनल एलोकेशन फॉर प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड ये 3,500 करोड़ का है, जिसके कारण दालों के दामों में कमी आई। ये बहुत बड़ा इंटरवेंशन था हमारी सरकार का, जिसके कारण दालों के दामों में कमी रही, महंगाई नहीं बढ़ने दी हमने। एडिशनल एलोकेशन फॉर प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड 3,500 करोड़। इंप्लीमेंटेशन ऑफ वन रैंक वन पेंशन, कितना बड़ा काम। अब इसमें कोई एडिशनल फंड आएगा तो हमें पार्लियामेंट के सामने आना पड़ेगा। इंप्लीमेंटेशन ऑफ वन रैंक वन पेंशन फॉर डिफेंस पेंशनर ये 3,292 करोड़ का है। टू ऑगमेंट द कॉर्पस फॉर क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड फॉर माइक्रो स्मॉल इंटरप्राइजेज, ये हमारे एमएसएमई सेक्टर में अगर पैसे की ज्यादा डिमांड है तो हमें पार्लियामेंट के सामने आना पड़ेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, ये 2022 में जो प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि हम सबको छत दे देंगे। अभी चर्चा में आया कि 2022 ही क्यों, 2019 में चुनाव होने वाला है। 2022 वो वर्ष है अध्यक्ष जी जब हम आजादी के 75वां वर्ष मनाएंगे। डायमंड जुबली वर्ष है और अब तो इनको भी कुछ कहना ही नहीं चाहिए कि अमरूप उद्दौलन साफ साफ कह दिया कि 2019 की चिंता मत करो, 2024 करो। इसलिए प्रधानमंत्री जी 2022 की अधिकतर स्कीमें ला रहे हैं। मैटरनिटी बेनिफिट प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी ने खुद ने घोषणा की, उसकी आवश्यकता पड़ी, इसलिए 217 करोड़ का इसकी डिमांड है। एडिशनल ट्रांसफर टू यूनिवर्सल सर्विसेज ऑब्लिगेशंस फंड टू फॉर टेलीकॉम, ये डिजिटल इंडिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, इसके लिए ये, इसलिए हम ये सप्लीमेंट्री डिमांड्स लेकर के आए हैं। चर्चा में अभी सब बता रहे हैं ना साहब, आप ये बता रहे हैं। चर्चा में जो मुद्दे आए हैं उनको अगर मैं समराइज करूं तो एक मुद्दा आया डिमोनेटाइजेशन, एक मुद्दा आया जीडीपी, एक मुद्दा आया महात्मा गांधी नरेगा, एक मुद्दा आया फार्मिंग पोजीशन एग्रीकल्चर सेक्टर इन इंडिया, एक मुद्दा आया इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है इस देश में। इसके अलावा कोई बचा है तो उसका भी जवाब मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले मैं जीडीपी को टच करने की कोशिश करूंगा। जीडीपी क्या है मैडम? जीडीपी के बास्केट में 3 चीजें आती है। मैं बहुत बड़ा कोई अर्थशास्त्री तो नहीं हूं, लेकिन जो मेरे समझ में आता है, एक आता है कंजम्पशन जो वेरी करता है समय समय पर। 62% से 68% तक कंजम्पशन जीडीपी के बास्केट में वेरी करता है। वर्तमान में वो 68% चल रहा है। एक आता है इन्वेस्टमेंट जो 25% से लेकर के 28% के बीच में वेरी करता है। वर्तमान में अध्यक्ष जी वो 28% चल रहा है। और 4% एक्सपोर्ट आता है। तो ऐसे करके ये जीडीपी का बास्केट है। इसमें कुछ विसंगतियां होती हैं, उनको दूर करने का एक माध्यम हमारे सीएसओ करता रहता है। अब मुझे बताइए, डीमोनेटाइजेशन से पहले इस देश में शैडो इकोनॉमी 23.7% थी, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार और भी कई एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार। शैडो इकोनॉमी समानांतर अर्थव्यवस्था वो है मैडम जो एक्टिविटी तो है इस देश में लेकिन उसकी गिनती नहीं होती। जब उस एक्टिविटी की डीमोनेटाइजेशन के बाद, डिजिटल ट्रांजैक्शन के बाद गिनती होने लग जाएगी तो मैडम कंजम्पशन भी बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा और जीडीपी भी बढ़ेगा, निश्चित मेरा मानना है।
बढ़ेगा, मैंने ये कहा, ये तीन ही तो चीजें हैं, आप सुनिए। 2024 तक लगातार बढ़ेगा। प्रॉब्लम क्या है सौगत राय जी, बिल्कुल बढ़ेगा साहब, इसलिए बढ़ेगा कि जो हमने योजनाएं ली है, अभी सौगत राय जी कह रहे थे ये स्लोगन है, जो हमने योजनाएं ली है, मेक इन इंडिया प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री योजना, ये स्लोगन है मैडम मैं कहना चाहता हूं, ये मात्र स्लोगन नहीं है जैसे मोदी जी ने कहा है, इसको भी ये स्लोगन मानेंगे। मेरा देश बदल रहा है और आगे बढ़ रहा है, इन योजनाओं के कारण ही कहा है मोदी जी ने, और इसका अंजाम आपने भी देखा चुनाव में। अभी डीमोनेटाइजेशन ये कह रहे हैं कोई मुद्दा चुनाव में नहीं था, कैसे नहीं था, बड़ा मुद्दा था और जनता ने फैसला दिया। अब मैं डीमोनेटाइजेशन को थोड़ा सा टच करना चाहूंगा क्योंकि मेरे मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। खड़गे साहब, 1923 में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय करेंसी की समस्याओं का अध्ययन बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने किया था और उन्होंने अपनी पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, जिसके पार्ट 3 में उन्होंने जिक्र किया कि मुद्रा को होल्डिंग के रूप में प्रयोग करने पर, ये इन्वर्टेड कोमा में मैं बोल रहा हूं, मुद्रा को होल्डिंग के रूप में प्रयोग करने पर समाज में भ्रष्टाचार जैसी समस्याओं का जन्म होता है। ये बाबा साहब ने कहा 1923 में, आपको तो मानना ही चाहिए ना उसको। ये आपको ध्यान में क्यों नहीं आया? ये आपको ध्यान में क्यों नहीं आया? और फिर बाबा साहब ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सौंपते हुए कहा था, 26 जनवरी 1950 को हमें राजनीतिक समानता तो मिल जाएगी, लेकिन सामाजिक और आर्थिक समानता कौन देगा? ये आने वाली सरकारों को विचार करना है। सामाजिक और आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता का कोई मायना नहीं रहेगा, ये बाबा साहब ने कहा था। आपने भी शासन किया, तो क्यों नहीं सामाजिक समानता और आर्थिक समानता लाने का प्रयास किया? ये जो कार्यक्रम डीमोनेटाइजेशन का है, मेरे हिसाब से आपने जब काम कर रहे थे तो अमीर और गरीब की खाई यूं बढ़ गई थी, यूं भी नहीं हो रही थी, और मोदी जी डीमोनेटाइजेशन के बाद गरीबी और अमीरी की खाई को यहां ला रहे हैं साहब, ला रहे हैं। यही तो तकलीफ है। नहीं, आपने काम किया, हम कब कह रहे हैं जी, हम कब कह रहे हैं कि आपने काम नहीं किया? आपने काम किया। देखिए आपके काम का क्या अंजाम था। मैं एक गालिब का शेर मुझे याद आ गया। आपके काम का क्या अंजाम था बताऊं क्या? कभी किसी ने गालिब को पूछा कि समस्या का समाधान क्यों नहीं हो रहा है, तब उन्होंने क्या कहा था? जिंदगी भर इस भूल में जीते रहे गालिब की धूल चेहरे पे थी और हम आईना पूछते रहे। कहां से ठीक होगी आपकी समस्या? कहां से ठीक होगी साहब? धूल चेहरे पे थी और आईना ही पूछते रहे, ये पूछो, बहुत साफ किया, लेकिन भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हुआ और बढ़ता ही गया। क्यों, क्या है साहब? क्या हुआ साहब? ये क्या हुआ? अब तो पूछ लो भाई। और आना पूछते रहे, क्या हुआ साहब? क्या हुआ? ये डीमोनेटाइजेशन के बाद अच्छा चलो एक मैं कंसेप्ट, एक आप सब विद्वान हो, खड़गे साहब और केसी वेणुगोपाल साहब भी विद्वान है। एक मैं कंसेप्ट देता हूं, जयप्रकाश जी एक कंसेप्ट देता हूं। जयप्रकाश जी प्लीज ये ऐसा नहीं बैठिए, नथिंग विल प्लीज। अरे एक मिनट सुनिए, ओनली मिनिस्टर स्टेट। अरे एक मिनट सुनिए। आपने कहा मनरेगा में
पैसा कम हो गया, मेरे समझ में नहीं आया पैसा कैसे कम हो गया। आपके जमाने में 40,000 करोड़ आप बी में रखते थे, फिर खर्च होता था 26,000 करोड़ के आसपास, उसमें भी कटौती में कर लेते थे। हम 38,000 करोड़ से 48,000 करोड़ ले गए, इस बार हम 48,500 तक ले गए और खर्चा भी 47,000 करोड़ तक हो गया, फिर भी आप मनरेगा को ठीक नहीं मान रहे हो भाई। ये तो आप अजीब बात कह रहे हो। मैं देखिए मैं ड्यूज का पूरा बता रहा हूं। आप बैठिए वेणुगोपाल जी, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं थोड़ा इतिहास का विद्यार्थी रहा, पॉलिटिकल साइंस का भी रहा। एक फ्रांस की क्रांति में एक राइटर हुआ था रूसो ने उस समय लिखा कि कोई भी शासन करने वाला आदमी, ये 1789 में लिखा, कोई भी शासन करने वाला आदमी जनता की सामान्य इच्छा के अनुरूप फैसला करेगा तो जनता उसके साथ खड़ी मिलेगी। सामान्य इच्छा, उसने एक कंसेप्ट दिया जनरल विल, और जनरल विल अगर बहुत अच्छी हो तो वो फिर कन्वर्ट हो जाती है आदर्श सामान्य इच्छा में। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या इस देश की सामान्य इच्छा नहीं थी? क्या इस देश की सामान्य इच्छा नहीं थी कि इस देश से ब्लैक मनी जनरेट होनी बंद होनी चाहिए? क्या इस देश की सामान्य इच्छा नहीं थी भ्रष्टाचार की पर्वती पर चोट लगनी चाहिए? क्या इस देश की सामान्य इच्छा नहीं थी आतंकवाद की फंडिंग पर चोट होनी चाहिए? क्या इस देश की सामान्य इच्छा नहीं थी कि इस देश से फेक करेंसी गायब होनी चाहिए? जब सामान्य इच्छा के अनुरूप फैसला लिया था, फैसला तो कड़ा था, माना कि यह फैसला बहुत कड़ा था, लेकिन सारी मुसीबतों के बावजूद भी देश मोदी जी के साथ खड़ा था। क्या मैं अभी किसकी बात कर रहे हैं आप? देखिए एक विषय आया कि जनरल बजट को एडवांस क्यों किया। जनरल बजट को एडवांस करने का जनवरी 2016 में ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की कमेटी बनी थी जिसने जनरल बजट को एडवांस करने की सिफारिश की थी। अब ग्रुप ऑफ कमेटीज की कोई रिकमेंडेशन थी, उन्होंने ये कहा था कि हम खर्चा कई बार नहीं कर पाते हैं, अप्रैल में शुरू करते हैं, फिर मई जून तक बरसात हो जाती है, उसके बाद खर्चा हो नहीं पाता है, लास्ट क्वार्टर में बड़ा प्रॉब्लम होती है। तो इस कारण से मैं नया ही बता रहा हूं, मैं पुराना नहीं बता रहा हूं। नो कमेंट, तो ये बिल्कुल नया है। ओनली मिनिस्टर। तो मेरा कहना है कि जब ग्रुप ऑफ सेक्रेटरीज की रिकमेंडेशन थी, हमने डिसीजन लिया। क्यों लिया? कि 2014 में भारत के मतदाताओं ने एक निर्णायक सरकार चुनी थी, जो भी हमें ठीक लगा, देश हित में लगा, उसका निर्णय किया। ये इसका निर्णय इस बजट में था। बजट को एडवांस किया, रेल बजट को मर्जर किया, प्लान और नॉन प्लान समाप्त किया। ये निर्णय देश हित में लिए गए थे। एक विषय आया कि फार्मर्स की इनकम डबल कैसे करेंगे। फार्मर की इनकम, आपको इस बजट में 10 लाख करोड़ का क्रेडिट उपलब्ध कराया। बरतर जी, आपका ही इशू था 10 लाख, 2 इशू थे आपके। 10 लाख करोड़ का क्रेडिट उपलब्ध कराया। 3,46,000 करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में उपलब्ध कराया, जिससे रोड भी बनेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा होगा। तो ये फार्मर की इनकम 2022 में हम डबल करेंगे। उसके पीछे आपको हमारी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, क्रेडिट फैसिलिटी, हम छू मात्र नहीं है, हमारी जो योजना है, जो राधा मोहन सिंह जी ने जवाब दिया है, उसे साफ जाहिर होता है कि हमारी मंशा साफ है। और खाद की कीमतों का विषय, हमारी मंशा साफ है। और हमने बजट में जो उद्देश्य रखे, उसमें सबसे पहले हम कृषि रख रहे हैं, सबसे पहले हम एग्रीकल्चर रख रहे हैं, फिर भी आपको हमारी बात पे अंदेशा है। सबसे पहले कृषि रख रहे हैं हम, कृषि और ग्रामीण विकास, फिर भी हमारी बात पे आपको अंदेशा नहीं होना चाहिए। एक आपने विषय रखा भरतरी जी कि आपने ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का इतना, इसमें कैसे, ये डीजीएसएनडी का एक बिल पेंडिंग है, सरकारी खरीद है, हम घोटाले नहीं करते हैं, हम जो खरीद जो प्रॉपर हुई है उसका पेमेंट करने का विश्वास रखते हैं पारदर्शी सिस्टम से, इसलिए हमने आपका इसका जवाब देने का प्रयास किया। एक आपने जिक्र आया प्रधानमंत्री मुद्रा, बोला लोन ही नहीं मिला। आपने कैसे वेणुगोपाल जी का, आपने भी कहा लोन नहीं मिलता। प्रधानमंत्री मुद्रा
प्रधानमंत्री मुद्रा का मैं बता रहा हूं, 2015-16 1,22,188 करोड़ का टारगेट था, हमने अचीव किया 1,32,955 करोड़ का। और जो बोरोवर थे, नंबर ऑफ बोरोवर्स, वो 3.48 करोड़ थे। आप कह रहे हो लोन नहीं मिलता, आपको संख्या भी बता रहे हैं और अमाउंट भी बता रहे हैं। आप 16-17 में जब मैं यहां पार्लियामेंट में बोल रहा हूं तो इस फिगर पे आपको शक नहीं करना चाहिए, पूरा रिकॉर्ड देख करके बोल रहा हूं। 16-17 में 1,80,000 करोड़ का टारगेट था, जो अब फिगर सारे आ रहे हैं 1,31,398 करोड़ अब तक पूरा हो गया। 3.18 करोड़ का हमने टारगेट पूरा कर लिया। किसी ने कहा जी ये मुद्रा में गारंटी का क्या प्रावधान है? गारंटी देखिए, हम इक्विटी कैपिटल टू मुद्रा लिमिटेड के माध्यम से 15-16 में 100 करोड़ बजट में, एक्चुअल 100 करोड़ बजट में 900 करोड़ और 16-17 में 900 करोड़, और क्रेडिट गारंटी सपोर्ट फॉर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना लोन में 15-16 में 500 करोड़, 16-17 में 1500 करोड़ और 16-17 में 1500 करोड़। ये गारंटी के माध्यम से जो हम लोन दे रहे हैं, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, सुन लीजिए, इस देश में ठेले का काम करने वाला, कबाड़ बेचने वाला, जो छोटा धंधा करने वाला, उसको गारंटी देने वाला कोई नहीं था। प्रधानमंत्री जी ने कहा मैं आपको गारंटी दूंगा, बैंक आपको लोन देंगे, इसलिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना सफल हुई है और मोदी जी गरीबों के मसीहा बने हैं। मैं क्या वो यही नहीं कर रहे हैं ना, वो यही नहीं कर रहे हैं, क्या एक क्लैरिफिकेशन मैंने भी खड़गे जी से पूछी थी, सम्राट साइकिल की जमीन राजीव गांधी फाउंडेशन वापस करेगा नहीं करेगा? 1 मिनट पूरा तो होने। क्या ये बोल रहे हैं कुछ? क्या बोल रहे हैं आप? अरे मैडम स्पीकर, मेरा इतना ही रिक्वेस्ट है आपसे कि मैं उनसे रिपीटेडली, मैं नहीं, सभी पार्टी के नेता लोग और पार्लियामेंट के सदस्य और वहां के भी, वो भी जानते हैं कि आपकी सरकार कर्जा माफ करने वाली है क्या नहीं, और सिर्फ आप क्या यूपी के लोगों का ही वहां पर कर्जा माफ करेंगे क्या सारे देश के किसानों का माफ करेंगे? ये अगर बता दिए तो ठीक होगा, अगर नहीं देते नहीं कर्जा आप पूरा करिए। कर्जा प्रयासों के बारे में अभी तो बताया मैंने, आप पूरा इन्होंने जो प्रयास किया उसका हुआ क्या? गालिब क्या कहता है कि जिंदगी भर उस भूल में जीते रहे हम, यही तो कहा मैंने, जिंदगी भर इस भूल में जीते रहे गालिब कि धूल चेहरे भी थी, आईना पूछते रहे। इन्होंने समस्या का समाधान के लिए प्रयास ही नहीं किया ना, जड़ में नहीं गए, ये ऊपर पे गए, इसलिए समस्या का समाधान नहीं हुआ। लास्ट में अंत में मैं इस सदन से सप्लीमेंट्री डिमांड्स को पास करने की अपील भी करता हूं, और मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारा एक ध्येय है कि एक भारत बने, श्रेष्ठ भारत बने, उन्नत भारत बने, सक्षम भारत बने, इसके लिए हमें अध्यक्ष जी, मेरे वतन की बहार जवान होने दो, मेरे वतन की बहार जवान होने दो, महान है मेरा भारत, महान होने दो, किसी को सींच रहे हो, ये जो भेदभावपूर्ण राजनीति थी ना, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में रिजल्ट आया, किसी को सींच रहे हो और किसी का पानी बंद, ऐसा ही हुआ उत्तर प्रदेश में। पहले की सरकारों ने यही किया, किसी को सींच रहे हो, किसी का पानी बंद, तमाम खेतों की फसलें समान होने दो। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, आपने मुझे समय दिया। आपके प्रधानमंत्री ने मीरठ के भाषण में कहा कि पाकिस्तान की धरती पर हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, मतलब वो पीओके नहीं रहा, भारत ने अपना अधिकार भूल लिया। इसका प्रश्न का जवाब निशिकांत जी आपको देना होगा।